हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे इस वक्त एक बड़ी सिचुएशन जो है वो क्या क्रिएट हुई है पाकिस्तान के अंदर और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद के अंदर। बलूच जो लोग हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। उनकी अगर देखा जाए तो तकरीबन 1947 या उसके बाद से उनकी एक स्ट्रगल स्टार्ट है और अभी 2023 ख़त्म होने वाला है और वो सिलसिला चल रहा है। डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा एक एक्टिविस्ट है। उन्होंने एक मार्च की क़यादत की और वो इस्लामाबाद आई। लेकिन जो यहाँ पे जो कुछ हुआ, मेरे ख़्याल में बेशक मीडिया में ना दिखाया गया हो, कुछ मीडिया ने दिखाया भी, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर वो क्लिप्स, उनकी स्पीचेस, उनकी बातें और वो सारी वीडियोस मौजूद हैं, जो मेरे ख़्याल में निहायत ही अफ़सोसनाक है। क्या हम कुछ सीखते हैं? दूसरी तरफ हम देखते हैं गिलगित-बाल्टिस्तान, कश्मीर में भी कुछ एहतजाज देखने को मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में हमें देखने को मिलते हैं एहतजाज, स्पेशली पीटीएम या दूसरे लोग एहतजाज कर रहे होते हैं। क्या हम इससे कुछ सीखते हैं या इस पे कोई कान धरते हैं? जो माज़ी में जो कुछ हुआ, एहतजाज बंगाल के लोगों ने, बांग्लादेश के लोगों ने भी किया था 1971 या उससे पहले। लेकिन हम इससे सीखते क्या हैं और इससे आगे क्या हम इसके बेस पे कोई पॉलिसी बनाते हैं या नहीं? इस पे आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें जॉइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्ज़ा साहब मुझे जॉइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। Thank you for having me, Fakhar. डॉक्टर साहब एक चीज़ तो सीधी-सी है यकीनन जहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब ने वो वीडियो क्लिप्स देखी, वाटर कैनन का इस्तेमाल दिसंबर की सख्त सर्दी में और इस्लामाबाद आप क्योंकि खुद रह चुके हैं, आपको पता है दिसंबर में बहुत सख्त ठंड होती है। बच्चे, ख़वातीन थी वहाँ पर और उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल, फिर उनको ज़बरदस्ती भिजवाने वाली बात। सर क्यों हम नहीं सीखते? आपने यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स भी कुछ अरसा की, यहाँ पे स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी आप रहे। क्यों हम माज़ी से नहीं सीखते और हम वही पॉलिसी लेके चलते हैं, बस जो हमने तय की हुई है कि हमने इसी तरीके से चलना है? बहुत शुक्रिया फ़खर। देखें, जो कुछ ये मारंग बलोच के वफ़्द के साथ हुआ है, उसमें बुज़ुर्ग ख़वातीन को गलों से पुलिस वालों ने पकड़-पकड़ के घसीटा है। उसकी फ़ोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पे चल रही हैं। ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया भी दिखा रहा है बलोचों के बिल्कुल, हवाले से थोड़ा बहुत, क्योंकि ये इतना बड़ा इश्यू है कि वो इसको अब इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल। लेकिन उसमें एंगल है, उसमें वो प्रॉपरली उसकी कवरेज नहीं है। अब मसला ये है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, अभी भी जो है वो 100 से ज़्यादा बलोच जो है इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में बंद हैं और एक अंदाज़े के मुताबिक 300 बलोच जो है वो मुख्तलिफ थानों में बंद हैं। एक ये भी बात की जा रही है। लेकिन जी, ज़ाहिर है कि अभी कोई चूँकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने या इस्लामाबाद की जो पुलिस है, उसने कोई एदाद-ओ-शुमार नहीं बताए कि कितने लोग उनके थानों में बंद हैं। So we will have to take the word of Baloch, protesters for that. जी, लेकिन ये बात नहीं है कि आप एक को गिरफ्तार करें या 1000 को गिरफ्तार करें। बात ये है द राइट टू प्रोटेस्ट इन अ फ्री कंट्री। पाकिस्तान में हमने बड़े प्रोटेस्ट किए हैं अपने ज़माने में और चूँकि हम पंजाब में थे और बज़ाहिर हमारा जो सिलसिला है वो पंजाब से ही था, हम पंजाब में ही रहते थे, तो हमारे ऊपर उस किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ या हमें ओके, कहीं जाने-आने से नहीं रोका जाता रहा। लेकिन हमने ये देखा कि सिंधी हों या बलोच हों या आज़ाद कश्मीर के लोग हों या गिलगित-बल्तिस्तान के लोग हों, उनके ऊपर इस्लामाबाद में जब भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, बेईमाना तरीके से क्रैक डाउन किया गया। और अब जो ये बलोच हैं, ये मसला इतना संगीन है कि इन्होंने अ, उसको मिसहैंडल किया है और मैं समझता हूँ कि इस गुब्बारे में ज़्यादा हवा जो है वो पाकिस्तानी रियासत ने भर दी है, क्योंकि अगर ये उनको वहाँ जाने देते, नेशनल प्रेस क्लब जाने देते, राइट, आराम से ये चले जाते, ना कोई तशद्दुद होता, ना लाठीचार्ज होता, ना वाटर कैनन होती, ये वहाँ बैठते, 10 दिन बिल्कुल, बैठते, 1 महीना बैठते, मुज़ाकरात होते, तो ये बिल्कुल, खुद ब खुद फिज़ल आउट हो जाता। ये जो मारंग बलोच का जो ये काफ़िला है, ये फिज़ल आउट हो जाता। इसको बंदाज़े दिगर जो है वो टैकल किया जा सकता था। लेकिन रियासत-ए पाकिस्तान जो है वो ये कबूल करने के लिए तैयार नहीं है
कि कोई जो है वो आके उनको चैलेंज कर सके और ये पूछे कि वो जो हजारों की तादाद में बलोच जबरी लापता किए गए और फिर उनकी मसखशुदा लाशें फेंकी गईं और फिर जाली एनकाउंटर्स में उनको मार के ये दिखाया गया कि जी ये दहशतगर्द हमला था जिसमें इनको मारा गया। तो इन सवालों का जवाब पूछने की आपको पाकिस्तान में इजाजत नहीं है। और मारंग बलोच के बारे में मैं आपको बताऊं कि इनके वालिद को जबरी लापता किया गया और फिर इनके वालिद की बिल्कुल। मसखशुदा लाश जो है वो मिली थी। चंद साल पहले इनके भाई को उठा के ले गए और उसका आज तक कुछ पता नहीं है। अब बिल्कुल। आप कहते हैं कि सबक सीखा या नहीं सीखा, भाई मैं दूसरों की बात नहीं कर जी। सकता। मैंने तो 1977 में जेल गया, 78 में बाहर आया, जिला वतन हुआ। मैंने तो एक सबक उस वक्त सीखा था, वो ये था कि पाकिस्तानी फौज जो है, माफ कीजिएगा, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन और अमेरिकी साम्राज्य का सबसे बड़ा सहूलतकार है पाकिस्तान में। हम्म। और जब तक ये फौजी जर्नैलों से पाकिस्तान की जान नहीं छुड़ाई जाएगी, उस वक्त तक जो है वो पाकिस्तान में सही मायनों में जमहूरियत कायम नहीं हो सकती। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, सिर्फ जी ये जी कह पूछने की कि क्या बाकी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल लोगों का भी तो सर कसूर होगा ना? बहुत सारे हमारे भी इस वक्त जो चीफ जस्टिस साहब है वो कहते हैं कि यार मुझे उनकी तस्वीरें नहीं चाहिए जिन्होंने मार्शल लॉ को रिकॉग्नाइज किया, उनको माना। तो ऐसा भी तो कुछ मतलब मसले मसाइल अफसोस के साथ हमें कहना पड़ता है, हमारी हिस्ट्री ऐसी है कि बड़ी भयानक नहीं, किस्म की है। देखिए फखर भाई, अब आप मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनता है, जो सेनेट का चेयरमैन बनता है, जो जी। पाकिस्तान का वजीर आजम बनता है, जी। वो बगैर पाकिस्तान मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ये मुमकिन है? सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस वक्त इन तमाम जो ओहदे हैं इनके ऊपर बलोच बैठे हुए। बिल्कुल। आपका चीफ जस्टिस ऑफ वजीर पाकिस्तान आजम। बलोच है, सेनेट चेयरमैन बलोच है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बलोच है। समझे कि नहीं? जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि हमने ये सबक सीखा और फिर हमने जिला वतनी के जमाने में 1978 से लेके वापसी 1985 4 5 में वापसी तक हम इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ पे एक सोशलिस्ट इनकलाब होना चाहिए, ताकि मजदूर तबका जो है किसानों के इत्तेहाद के साथ और तरक्की पसंद दरमियाने तबके के साथ मिल के यहाँ जो है इनकलाब बर्पा करे और एक गैर तबकाती सोशलिस्ट सोसाइटी जो है उसका क्याम अमल में लाया जाए। लेकिन हमने उसकी जदोजहद की। 1986 में हमने जदोजहद के नाम से मैगजीन निकाला, जो हम बाहर निकालते थे उसको हम पाकिस्तान लाए। यहाँ से लाहौर से हमने जो है वो पटियाला ग्राउंड में प्रेस था, वहां से उसको प्रिंट करवाते थे वीकली, फिर उसकी सेल करते थे, सड़कों पे खड़े होकर बेचते थे। हमने बड़ी कैंपेन की, ट्रेड यूनियंस में गए, फैक्ट्रियों में गए, पिंडी से लेके तो सिंध के दूर अफ्तादा देहात तक हमारा मैगजीन जाता था, लोग शामिल होते थे। लेकिन हम फिर इस नतीजे पे पहुंचे कि मैं अपनी बात करूं कि यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ सोशलिस्ट इनकलाब नहीं आएगा। वो इसलिए नहीं आएगा कि यहाँ के बाएं बाजू के ऊपर भी पंजाब की जो बाएं बाजू की लिबरल लोग हैं वो काबिज हैं और वो बलोचों को, कश्मीरियों को, गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को, सिंधियों को उसी नजर से देखते हैं जिस नजर से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट देखती है। यानी कि पंजाब का बायां बाजू खुद जो है वो इस तरह बात करता है कि जैसे वो हमारी आजादी के लिए भी लड़ रहे हैं। और हम जब अपने कौमी हकूक की बात करते हैं, जैसे मंगला डैम में इतनी बिजली बनती है, तो वो बिजली जो है वो हमारे नेशनल ग्रिड में आनी चाहिए, ना कि पाकिस्तान के नेशनल जी। ग्रिड में आनी चाहिए। उसका रेट तय होना चाहिए, उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और जब बलोच ये मुतालबा करते हैं कि बजाय इसके कि आप सैंडेक को सोने की कानों के ठेके दें, वो बलोच अवाम की मलकियत है, तो एक बलोच रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को यह हक होना चाहिए कि वो कानून साजी करे बलूचिस्तान के हवाले से। तो फिर जो है बायां बाजू कहता है कि आप लोग जो है
तबकाती जद्दोजहद और तबकाती जंग से गद्दारी कर रहे हैं। कौमी मसला जो है ये लिंक्ड है सरमायादारी निज़ाम के इस्तेहसाल से, और आप इसको हल नहीं कर सकते जब तक यहाँ सोशल इनकलाब नहीं आता। तो सोशल इनकलाब तो रूस में आया ना, 70 साल रूस में रहा सोशलिस्ट इनकलाब। तो जब वो खत्म हुआ तो सबसे पहले क्या हुआ, तमाम कौमें अलहदा हो गई वस्ती एशिया की कौमी बुनियादों पे। तो आप कौमी सवाल को हटा नहीं सकते। फिर हमने देखा कि यहाँ पे कौमी शनाख्त का मसला है, और हम फिर इस नतीजे में पहुंचे कि पाकिस्तान की कैद में जितनी कौमें आबाद है, इनको अपनी अपनी आजादी की लड़ाई जो है वो पहले लड़नी पड़ेगी, वो पहले लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हम महकूम कौमें हैं। तो हमारी जो नेशनल लिबरेशन स्ट्रगल चल रही है, बलूचिस्तान में चल रही है, या दामे दुरमे होने जो है गिलगित बल्तिस्तान या आजाद कश्मीर में या खैबर में या इधर सिंध में चल रही हैं, इनको मजबूत करने की जरूरत है हम लोगों को। हमारा आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि हम लोगों ने कैसे ये जेल ब्रेक करनी है मिलके। महारंग बलोच का प्रॉब्लम ये है कि महारंग बलोच सबक सीखती हैं या नहीं सीखती, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, जी। लेकिन वो बेसिकली एक रिफॉर्मिस्ट अप्रोच लेके पाकिस्तान की रियासत में उनकी अभी भी खुशफहमियां मौजूद है। वो समझती हैं कि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी बलोच हैं, यानी वो ये समझती, वो पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करती हैं, और पाकिस्तान की रियासत को तस्लीम करने की वजह से ही वो इस्लामाबाद की तरफ आई हैं। वरना महारंग बलोच बलोच शर्मचारों के साथ पहाड़ों में बंदूक उठा के आजादी की जंग लड़ रही होती। तो अब हैविंग सेड दैट, जो बलोचों के साथ ये कर रहे हैं, आज मैं आपको ये बता दूं, जावेद हाशमी साहब की स्टेटमेंट आई है 3 दिन पहले। उन्होंने कहा है कि जो मैंने जो ये इस्लामाबाद में जो हो रहा है, बयान यही मैंने ढाका में होते देखा था। तो आप खुद लोगों को अपने आप से दूर किया आपने यहाँ पे इस्लामी मसावात ले ले, सोशलिस्ट जो है वो इक्वालिटी का ले ले, या आप बोर्जोआ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के तहत भी अगर देखें, तो इस खित्ते में जिसको पाकिस्तान कहते हैं, कौमों को उनके हकूक नहीं दिए गए, इसलिए इतना बड़ा फड्डा पड़ गया पाकिस्तान में। अच्छा डॉक्टर साहब, मुख्तलिफ जद्दोजहद हमने बाचा खान बाबा से लेके और चलते चलते मुख्तलिफ लोगों को हमने नेशनलिस्ट को देखा, उन्होंने किया, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई, मतलब अगर मैं कहूँ कि जनरल मुशर्रफ ने जो कुछ किया नवाब अकबर खान भुट्टी साहब के साथ, मैं ये नहीं कहता कि सारे जनरल्स या सारे आर्मी के लोग गलत है या सारे सही हैं, ठीक है। बट मतलब एक एक उसका एक मौजूद है। बहरहाल 8-9 साल उन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत की, एक डिक्टेटर थे वो, लेकिन उनकी गलत पॉलिसी या जनरल ज़िया की गलत पॉलिसियों का नतीजा हम आज भी भुगतते हैं। अफगानिस्तान की सूरत में, टीटीपी की सूरत में, किसी न किसी सूरत में हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए, उसकी भी मेन वजह आपको बेहतर मुझसे पता है। तो हम क्यों इस चीज़ों को हमारे पॉलिटिकल लीडर, क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स कर चुके हैं, अब भी है, तो मैं कहता हूँ कि ये लोग क्यों नहीं इकट्ठे होके बैठते कि भाई हम ये ना कहें कि हम चले इसको तोड़ दें, लेकिन हम इसको बेहतर तो कर सकते हैं ना। हम इस चीज को आहिस्ता-आहिस्ता से पीछे धकेल तो सकते हैं ना अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, और डेमोक्रेसी को स्ट्रांग तो कर सकते हैं ना। वो हमने कभी कोशिश ही नहीं की। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने कहा माजी की जर्नैलों की गलतियां, गलत पॉलिसियां। तो जी। सबसे पहले तो पाकिस्तान का क़याम ही एक गलत पॉलिसी था कि हुँ, पाकिस्तान की तरह का एक मुल्क बनाया जाए। ये हुँ, ही एक सबसे बड़ी गलत पॉलिसी तो ये थी, जहां से सारा मसला शुरू होता है। जहां तक बात आ जाती है मुख्तलिफ लीडर्स की कि वो क्यों हुँ, नहीं सीखते या वो क्यों जमहूरियत को मजबूत नहीं करने के लिए कुछ करते, तो वो सहूलतकार है, ये सब हुँ, सहूलतकार है। जो पश्तून, जो बलोच, जो सिंधी, जो पंजाबी, जो आजाद कश्मीर का या गिलगित बल्तिस्तान का शख्स आज अपने अवाम को ये कहता है कि वो पाकिस्तान की रियासत के अंदर रहते हुए किसी किस्म की इस्लाहात के लिए जद्दोजहद करे, वो सहूलतकार है पाकिस्तानी रियासत का। सवाल तो अब ये खत्म हो गया है पाकिस्तान में रिफॉर्म का। देयर कैन बी नो रिफॉर्म इन पाकिस्तान, it is impossible. It is only possible that the states
these small occupied states break away from Pakistan, claim independence, and yes, in that new scenario, there can be some kind of mending of relations among these nations who have been fighting against each other. अब आप देखें जमहूरियत कैसे मजबूत होगी पाकिस्तान में। मैंने आपको शायद पहले भी बताया था 1990 में 1990 जनवरी फरवरी था, इसी तरह सर्दी थी। मैं डॉक्टर था, प्रैक्टिस करता था शाम के टाइम, दिन में हम पॉलिटिक्स करते थे, मुख्तलिफ फैक्ट्रियों में जाते थे, शाम को मैं अपना क्लिनिक खोल लेता था। ईश्वर नाइर मेरी पेशेंट थी वो एक दिन आई तो कहने लगी कि मैंने पूछा क्या हो रहा है, कहने लगी कि परसों सेमिनार हो रहा है फ्लैटीज होटल में और वहां पे मैं मॉडरेट कर रही हूँ। मैंने कहा टॉपिक क्या है, कहती है पाकिस्तान में जमहूरियत का मुस्तकबिल। अब ये ज़हन में रखिए कि मार्शल लॉ खत्म होने के बाद पहला इलेक्शन हुआ है 88 में, बेनजीर की जी, गवर्नमेंट बनी है, ठीक है ना, दिसंबर नवंबर में, और ये जनवरी फरवरी की बात है। तो मैंने कहा कि पाकिस्तान पंजाबी में बात हम कर रहे थे, तो मैंने कहा कि पाकिस्तान इतने जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। जी, तो वो मुझे कहती है, और काका, मतलब वो लड़के, काका तू ये गल किस तरह कह सकते हैं। मैंने जी। उनको बताया कि ये मेरे विचार है। कहती है लै सुन भाई, फ्लैटी होटल दे विच जेड़ा सेमिनार हो रहा पहला स्पीकर तू होएगा। मैं क्या ठीक है, कहनी हाँ हाँ तू होएगा। मैं क्या अच्छा ठीक है। ओके। खैर वो हमारा जदोजहद ग्रुप था, लाल खान, फरूक तारिक, मंजूर चौधरी, जावेद इकबाल, शाहिदा जबीन, सारे थे। तो शाम को अगले दिन बैठे हुए तो मैंने बताया, खैर मैंने वो मजमून 6 सफ़े का लिखा, चला गया, सारा हमारा ग्रुप भी चला गया, स्टॉल, हम बुक स्टॉल लगाते थे, तो बुक स्टॉल लगा, मैं आगे अंदर चला गया, हॉल में लाल खान सारे थे। तो वहां पे जो स्पीकर थे उसमें एक तो थे डॉक्टर मुबारक अली मेरा ख्याल, ओके। दूसरे थे मिराज मोहम्मद खान, तीसरे थे आसमा जहांगीर, और एक और थे, और मैं था, 5 स्पीकर। तो पहले मेरी बारी आई, मैंने पढ़ा मुकाला, तो मैंने कहा कि यहाँ पे जमहूरियत का कोई मुस्तकबिल नहीं है। अब आप ये ज़हन में रखें कि उस वक़्त एक यूफ़ोरिया था कि बेनज़ीर आ गई है, जमहूरियत बहाल हो गई है। मैंने कहा जो जमहूरियत अपनी बहाली का तमगा जमहूरियत पाकिस्तान फौज को देती है इक़्तिदार में आके, उस मुल्क में जमहूरियत की आप बात कर रहे हैं। और यहाँ जमहूरियत इसलिए नहीं आ सकती कि जमहूरियत के लिए जो सरमाया चाहिए यहाँ के सरमायादार को लड़ने के लिए रियासत के साथ, वो सरमाया नहीं है। ये सहूलतकार है मगरबी सरमायादारी निजाम के। जी। ये यहाँ वसी पैमाने पे इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं कर सकते पाकिस्तान की, विच इज अ प्री रिक्विजिट फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये एग्रीकल्चर को यहाँ पे मॉडर्नाइज नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियलाइज नहीं कर सकते, ये बेरोजगारी का खात्मा नहीं कर सकते, सारी बातें छोड़े, ये कौमी हकूक नहीं दे सकते। हुँ। तो यहाँ कोई मुस्तकबिल नहीं है जमहूरियत का। ये जो अभी आपको नजर आ रही है थोड़ी बहुत जमहूरियत, ये एक आंख का, नजर का धोखा है। ये नजर, खैर वो मैं उतरा जब, तो खामोशी कोई ताली नहीं बजी, लेकिन जब जैसे ही मैं स्टेज से नीचे उतर के ऐसे चलने लगा बीच में से, तो लोगों ने तालियां बजाना, उन्होंने कहा ये लड़का सही कहता है जो कहता है। हुँ। फिर इसी तरह पाक टी हाउस में मैंने कई दफा, मुझे बुलाया जाता था, तो एक दफा हनीफ रामे साहब जो साबिक चीफ मिनिस्टर भी रहे, गवर्नर भी रहे पंजाब के, तो वो मॉडरेट कर रहे थे। तो टॉपिक था रूस में सोशलिज्म का मुस्तकबिल। अब ये गोरबाचोव का पीरियड है, ठीक है ना, जब वो पेरेस्ट्रोइका और वो सारा कर रहे थे, ग्लासनॉस्ट। मैंने वहां तकरीर की। अब वहां आबद मिंटो भी बैठे हैं, सारे लाहौर की क्रीम बैठी हुई थी लेफ्ट की। तो मैंने वहां कहा, मैंने कहा सोवियत यूनियन का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बयान की अपनी चीजें, लेकिन उसमें एक मेन चीज जो मैंने कही वो ये थी कि डेमोक्रेसी नहीं है वहां, किसी को बोलने की इजाजत नहीं। और जिस समाज में, समाज जिंदा रह सकता है लेकिन समाज बगैर ऑक्सीजन के जिंदा नहीं रह सकता। और फर्स्ट ऑक्सीजन जो है वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको लेके चलता हूं, फिर आप सवाल करें
आजाद कश्मीर में जो है 6 दिन पहले ये मसौदा जमा कराया गया मुजफ्फराबाद की असम्बली में, जी जिसको हम कहते हैं डिफेमेशन एक्ट 2021, जिसके तहत कोई सहाफी, कोई जर्नलिस्ट जो है, अगर सोशल मीडिया पे किसी सरकारी ओहदेदार के खिलाफ, किसी वजीर के खिलाफ, जी किसी महकमे के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ कोई कमेंट करेगा, ठीक है ना, तो उसको 2 साल सजा और जुर्माना हो। जी आप कहते हैं पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत करें, आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्रिटिसिज्म सुनने के लिए तैयार नहीं है। लिहाजा वही बात जो आपने मुझसे पूछी कि सबक सीखने वाली, हमने ये सबक सीखा कि हमने पाकिस्तान के साथ नहीं रहना, चाहे हम हिंदुस्तान में जाएं या ना जाएं। वी आर नॉट विलिंग टू कंटिन्यू दिस रिलेशनशिप, दिस टॉक्सिक रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एनीमोर। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज आपने डिफेमेशन एक्ट की आप बात कर रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट भी करते हैं। मेरे ख्याल में प्रोटेस्ट तो होते हैं, पाकिस्तान में भी बहुत सारे प्रोटेस्ट आपके स्टूडेंट लाइफ में है, उसके बाद भी, और उसके बाद भी हमने देखा, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं होते, प्रोटेस्ट होते हैं। बाज औकात बड़ा एक जिसे कहते हैं कि जिस तरह हमने मारंग बलोच साहिबा का देखा, नो डाउट, मतलब हम लोगों ने, हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ने सख्ती से उस चीज को कंडेम किया। और ये भी मेरे ख्याल में एक बड़ी बात है कि कम से कम मेरे जर्नलिस्ट जो मेरे सीनियर हैं या मेरे साथ के या मेरे जूनियर्स हैं, सब ने एक जुबान होकर कहा कि नहीं, ये नहीं चलेगा। आप जो मर्जी कहते हैं, उनकी बात जो भी है, उनकी डिमांड जो भी है, लेकिन आप उनको जाने दें। एहतजाज का हक तो ये सब कहते हैं, वो बेशक कश्मीर में हो, गिलगित बाल्टिस्तान में हो, खैबर पुख्तनख्वा में हो, सिंध में हो, या फिर पंजाब या इस्लामाबाद में हो, लोग तो करते हैं। और जहां तक बात है इस तरह की एक्ट्स की, तो जनरल जिया से क्या ज्यादा कोई सख्त वो कर सकता है? जो कोड़े मारा करते थे लोगों को पाकिस्तान पीपल्स नहीं पार्टी तो के कर साथ, रहे हैं ना, क्या वो कुछ तो नहीं चलो किया? कोड़े मारते थे, बंदा जिंदा तो बचता था ना। जी ये तो जबरी लापता करके उनको मार कत्ल कर रहे हैं, उनकी मसबशुदा लाशें फेंक रहे हैं। ये तो जनरल जिया से भी ज्यादा जालिम है। नहीं, मैं वो तो जर्नलिस्टों एक के हवाले दुश्मन से था जो बात कर नजर रहा हूँ आता सर। था, ये तो जर्नलिस्टों इनविजिबल दुश्मन है। नो, नो, बिल्कुल, वो तो जो मिसिंग वाला सर, वो तो एक बड़ा ही सवेयर किस्म का इशू है। वो तो एक, मतलब किसी इंसान के साथ अगर किसी का फैमिली मेंबर होता है, तो सर मेरे ख्याल में उसका दुख दर्द शायद मैं और आप उस तरह नहीं समझ सकते जिस तरह का उनके साथ, जिससे वो लोग गुजर रहे होते हैं। मैं कहती हूँ जर्नलिस्टों की मैं बात कर रहा हूँ, या पॉलिटिकल लोगों की बात कर रहा हूँ। जर्नलिस्टों ने तो हमेशा पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की लड़ाई की इब्तदाई जर्नलिस्टों से हुई है। जी फखर साहब 1978 में जी जर्नलिस्टों ने पाकिस्तान में जियाउल हक के खिलाफ इतनी बड़ी यस PFUJ बरना ग्रुप, या मिनाज बिल्कुल बरना यस, साहब का जो ग्रुप था, अभी भी है इतनी सर। बड़ी तहरीक चलाई थी कि जेलें भर गई थी। आपने सुना होगा असलम शेख साहब बड़े सीनियर जर्नलिस्ट होते थे इंग्लिश जी अखबारों के, जी जी वो गिरफ्तार हुए। फिर सलामत अली साहब जो फार ईस्ट इकोनॉमिक रिव्यू के लिए लिखते थे, वो गिरफ्तार, और सैकड़ों की तादाद में लोग जेलों में थे। फिर आपको मैं बताऊं, शायद महमूद नदीम जो अब अजोका थिएटर चलाते हैं और जी 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 पीटीवी के भी वो रहे हैं, ये शायद महमूद नदीम के 12-15 पीटीवी के लोगों के साथ मियां वाली जेल में कैद थे। और मैं बड़ा चक्कर चला के तो गया वहां, जबरदस्त, किसी का जबरदस्त, पैगाम लेके ना जेल में, तो ये सारे खाकी जबरदस्त। ड्रेसेस में बैठे थे। अच्छा, कुदरत की बात यह है कि मैं जेल काट चुका था, ठीक है ना, ओके, लेकिन राइट, मेरा कोई लिंक ऐसा बन गया, मैं वो जेल जाके जेलर की मदद से मैं अंदर चला गया, जहां वो गुड, थे गुड, बैठे हुए गुड, थे सारे ग्राउंड जबरदस्त, में। तो मैं जबरदस्त। वहां गया तो किसी ने मुझे मैसेज दिया था कि ये मैसेज महमूद को, शायद जी, 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 महमूद को देना। सही। तो खैर मैंने देखा, वो मुझे देख के हैरान हो गया, गले मिला, मैंने उसके कान में कहा, मैंने कहा बोतल चाहिए? कहता है यार आप क्यों मरवाने लगे हो? मैंने कहा नहीं नहीं, अगर तुम्हें विस्की चाहिए तो यहाँ पहुंचाई जा सकती है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो एक लाइटर नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, तो जी, जर्नलिस्टों ने कोड़े खाए, बिल्कुल। रिजवी साहब ने कोड़े खाए, एजाज ने कोड़े खाए, बेशुमार जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हुँ, कोड़े खाए, जेलें काटी। जी, आज जो सहाफी है, वो उस तरह का मिलिटेंट नहीं है, लेकिन आपके पास हामिद मीर जैसे लोग हैं, अली अहमद वो तूर है जो जी, जी, वो
ऐसे लोग हैं, लेकिन ये लोग किसी ऑर्गेनाइज्ड रेवोल्यूशनरी मूवमेंट से पैदा नहीं हुए। एग्री बिल्कुल सर, यू आर ये राइट। जो लोगों के मैं नाम ले रहा हूँ, बन्ना साहब हो गए, असलम शेख साहब हो गए, एजाज रिजवी हो गए, ये लोग, मुन्नू भाई हो गया फॉर दैट मैटर, या ये लोग जो है 1968 के रेवोल्यूशन की पैदावार है। ये हम्म, लोग अयूब खान के खिलाफ जो तहरीक चली थी, उस तहरीक के नतीजे में ये लोग पैदा हुए। हबीब मतलब मुन्नू जालिब भाई थे, जो है फैज वो तो अहमद फैज पिंडी में साहब होता थे। था। जी बिल्कुल, मुन्नू भाई तो पिंडी में होता था, बिल्कुल, तामीर बिल्कुल। अखबार था, उसके लिए एक छोटा सा कॉलम लिखता था। लेकिन उसने इन लोगों ने जो है वो फिर पढ़ा इनकलाब को, क्योंकि हर बंदा उस वक्त लेनिन बिल्कुल सही। को, माओ जेतुंग को, दोस्तोयेव्स्की को, ब्रेख्ट को पढ़ रहे थे, तर्जुमे हुँ, हो रहे थे। तो वो एक बिल्कुल अलग सही। क्लास थी जर्नलिस्ट की। नो डाउट ये जो अबाउट। अब क्लास है जर्नलिस्ट की, ये एक अच्छे लोग हैं, लेकिन जर्नलिस्टों में भी अब बहुत ज्यादा मिक्स हो गया काम, या क्योंकि जब बिल्कुल ये सही। प्रेस क्लबों के इलेक्शंस का मसला था, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों को जो है वो जो अखबारात ऐसे होते हैं, जी, चीथड़े जी, जी। टाइप अखबारात, जी, उनका जी। साफी दिखा के कार्ड बनवा के बिल्कुल, मेंबर बनवाया गया प्रेस बिल्कुल है। क्लब का। या और प्रेस क्लब के अंदर जो है वो रेवोल्यूशनरी जो लीडरशिप जीती थी, जैसे उस्मानी साहब थे और ये लोग, उसको खत्म करके अब चपड़कनाती लोगों के हवाले यू जो आर है राइट। वो प्रेस क्लब बिल्कुल को सही। करवाया गया। तो नो वो डाउट। सहाफ़ी मूवमेंट आप भूल जाएँ कि वो पाकिस्तान में चलेगी। वो उस तरह की सहाफ़ी मूवमेंट के लिए पीछे एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होनी बिल्कुल चाहिए। सही, बिल्कुल सही, जी। बिल्कुल सही। और यकीनन हमारी जो बात असल में है और रही है, वो है प्रोटेस्ट के हवाले से कि जहाँ पे भी प्रोटेस्ट हो, ये एक राइट है, बेसिक राइट है किसी का भी। हाँ, वो किसी का नुकसान ना करे, हम हमेशा ये बात करते हैं, लेकिन पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। वो प्रेस क्लब अगर आके बैठना चाहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने कहा, क्या हो जाता? मेरे ख्याल में कुछ ना होता, वो आके बैठते और वो बहुत दफ़ा आके बैठे हैं, तो क्या मतलब उन्होंने इनका कोई खाना-पीना इनसे नहीं माँगते, कुछ और फैसिलिटी इनसे नहीं माँगते, वो वहाँ पे उस लॉन के अंदर बैठ के गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, वो बैठते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं और बेशक ये उनका राइट है, वो 10 दिन बैठना चाहे, वो 20 दिन बैठना चाहे, जब तक आप उनके जो चीज़ें हैं, जो उनके कंसर्न्स हैं, उनको अगर एड्रेस नहीं करेंगे, तो ये उनका कम से कम ये हक तो उनसे ना छीनें। बाकी आपकी जो भी पॉलिसी हो सकता है बाकी मेरे आपकी मर्ज़ी। हाँ, वो मेरे और डॉक्टर साहब के कहने से आप बाकी लोगों ने तुहाडी तब्दील मर्ज़ी। नहीं करनी, आगे ਤੁਹਾਡੀ मर्ज़ी, बिल्कुल सर। हाँ, तो प्लीज़ मतलब हमारी यही रिक्वेस्ट है कि एहतजाज करने दें, उससे चीज़ें करने दें। खराब नहीं होती, चीज़ें शायद बेहतर हो सकती हैं और अगर आप उनको सुने, स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब काकड़ साहब, जैसे मर्ज़ी प्राइम मिनिस्टर है लेकिन है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके साथ लिखा हुआ बिल्कुल। आता है। वो बेशक किसी के वो आए हुए हैं, किसी के घर से आए हुए हैं या कहाँ से भी आए हुए हैं, ये हमारा कंसर्न नहीं है, अगर नहीं है तो चले जाएँ। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच वो आपके इंसान तो हैं। एंड ऑफ द बिल्कुल डे सही। काकड़ साहब सबसे पहले इंसान तो है, कोई इंसानियत भी कोई बुनियादी चीज़ है। चीज़, छोड़ो इसको कि बुनियादी वो चीज़। बलोच हैं। ही इज़ अ ह्यूमन बेशक, बीइंग। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफज़ई। किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।